a Core 5 or C5. This proposed Core 5. It's being called the Core 5 or C5. जिसका प्रस्तावित नाम कोर 5 या C5 है. Has been called the Core 5 or C5. Core 5 or C5. वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की बात करेंगे जो हेडलाइंस में आपको कम ही दिखेगा, लेकिन पॉलिसी रूम्स में और स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में ऑलरेडी ये एक्सेप्ट होना शुरू हो चुका है, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे आज। ब्रॉडली 4 चीजें होंगी आज के टॉपिक में। कोर 5 यानी कोर 5 का कंसेप्ट क्या है, ये कहां से आया। दूसरा होगा डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड व्यू क्या है, वेदर इट इज आइडियोलॉजी, वेदर इट इज पावर, वेदर इट इज इकोनॉमिक्स, वेदर इट इज डील्स। इंडिया की पोजीशन क्या है, आजकल भारत प्रेशर में आ क्यों नहीं रहा है। और चौथा टॉपिक, इस पूरे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का फ्यूचर क्या है, या फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर पे इम्पैक्ट क्या है। एक्चुअली तीसरे और चौथे पॉइंट पे मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बात किया था, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, सो प्लीज उस वीडियो को भी देखिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं रियल पॉलिटिक रादर आजकल है क्या। पहला सेगमेंट हमारा है विच इज व्हाट इज कोर 5। अब ये कोर 5 वाला कंसेप्ट आया कहां से अचानक। चाचा डोनाल्ड ट्रंप के मन में ये चल क्या रहा था कि मुझे कोर 5 वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है। कोर 5 अगर आप देखने जाए दोस्तों तो कोई एक ऑफिशियली साइंड अलायंस नहीं है, ये एक जस्ट एक मेंटल फ्रेमवर्क है मैं कहूंगा, किसी के दिमाग की उपज। और किसके दिमाग की उपज है आप सभी जानते हैं, श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप। इस फ्रेमवर्क में बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 5 कंट्रीज हैं, यूएस, रशिया, चीन, भारत और जापान। यूएस इसीलिए ऑब्वियसली क्योंकि मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली सबसे पावरफुल कंट्री है, इट्स द बिगेस्ट कंज्यूमर ग्लोबली। पूरी दुनिया चाहती है हमारा माल अमेरिका में बिके और डॉलर कमाया जाए। मिलिटरीली they are extremely powerful, number 1, they spend the highest in the world। अभी हम लोग आएंगे आगे टॉपिक में इन टर्म्स ऑफ किसकी कितनी ग्लोबल स्पेंड है डिफेंस में इन 5 कंट्रीज में। सो या नंबर 1 इज यूएस। नंबर 2 ऑब्वियसली चीन इकोनॉमिक स्केल रखता है, पूरी दुनिया का सप्लाई चेन कंट्रोल करता है, ईवी से लेके ईवी में जाने वाले सारे कंपोनेंट्स और उसके रेयर अर्थ का बाकी सारा जो सप्लाई चेन का जो काम है, जो चिप मेकिंग का जो फैसिलिटेशन है, वो चीन के थ्रू ही रन होता है। सो चीन इज अ माइटी इकोनॉमिक पावर। मिलिटरीली इट इज सेड इन डिफेंस सर्कल्स की चीन नंबर 2 है, पर वो कैसे है मुझे नहीं पता, क्योंकि 1979 के वियतनाम वॉर के बाद चीन ने और कोई युद्ध लड़ा नहीं है अब तक, और उस 1979 के वॉर में भी उनकी काफी बड़ी हार हुई थी, अच्छी खासी पटकनी दी थी वियतनाम ने। सो नंबर 2 चीन, नंबर 3 रूस दोस्तों मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक डेप्थ रखता है आज। अब ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है क्या, आप देखिए रूस ने जब यूक्रेन पे हमला किया तो पूरी दुनिया का नैरेटिव क्या था, यूरोप का और यूएस का नैरेटिव क्या था, कि पुतिन इज अ हिटलर। इनफैक्ट यूके में मेरे ख्याल से एक प्लकार्ड भी लगाया गया था जहां पे उसमें ये लिखा था कि प्यूटलर, पुतिन प्लस हिटलर, राइट। सो है रशिया के ऊपर ये सब लालचन, पर ये सब कुछ होने के बाद 4 साल तक एक जंग को कंटिन्यू करना बॉस कोई खाने का काम नहीं है। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, ये इट इज नॉट इजी, एंड इफ रशिया हैज कंटिन्यूड दिस, हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू देम। हाउ हैव दे कंटिन्यूड earning, how have they continued funding their war machine is absolutely a case study। और कभी मैं ये केस स्टडी बनाऊंगा फ्यूचर में, अगर आप डिमांड करें तो, अगर आप लिखें कमेंट सेक्शन में, आई विल मेक दैट समडे। I'll wait for your comments। So this is strategic depth, and
ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ के साथ आता है एक रॉ मिलिट्री फोर्स. आई मीन लुक एट द काइंड ऑफ फोर्स दैट दे हैव जनरेटेड. दे आर अ फोर्स मल्टीप्लायर इनफैक्ट, अगर आप देखने जाएं उस हिसाब से तो. सो रूस के बाद आता है भारत. भारत एक डेमोग्राफिकली, स्ट्रेटेजिकली और मॉरली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के आया है. अब डेमोग्राफिकली तो आप जानते ही हैं भारत की डेमोग्राफी है क्या. वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेस इन दिस वर्ल्ड. ग्लोबली सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट्स, राइट. हमारी पॉपुलेशन ही हमारा स्ट्रेंथ है. स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो वी आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. हम हर एक के साथ पार्टनर करते हैं आज. हर कोई हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता है. लुक एट द नंबर ऑफ FTAs दैट वी आर गोइंग टू साइन, राइट. शायद ही दुनिया का कोई कोना बचेगा जिसके साथ हम FTA नहीं करेंगे. सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज. मॉरली अगर आप देखें तो वी आर वेरी वेरी क्लियर. हमको झुकना नहीं है किसी के सामने. हम तो पुष्पा बन के निकले हैं, फायर निकले, फ्लावर नहीं. सो दैट वे very very important node globally we are India. पांचवा देश है इसमें जापान. Japan brings technology, Japan brings capital, Japan brings a rising military intent. Why is Japan a rising military intent? Because जापान ने वो कर दिखाया है जो काफी सारे देशों ने नहीं किया भारत के अलावा. और वो क्या है? चीन को आंख दिखाया है. उनकी PM ने, एक लेडी PM ने, ताकाईची ने, चीन को बहुत ही मैं कहूंगा एक ब्रूट फोर्स के तरीके से जापान को चीन के सामने प्रेजेंट किया. हालांकि चीन ने ये कहा है कि हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे एंड जापान शुड ट्रेड कॉशियसली. बट जापान इज वेरी क्लियर कि चीन मेरा असल दुश्मन है, राइट. सो दीज आर द कोर 5 कंट्रीज. इसमें एक कंट्री मिसिंग है या एक रीजन मिसिंग है एंड आई विल कम टू दैट पॉइंट. मे बी अगर आपको लगता है कि आपको पता है कि वो कौन सा रीजन है, कमेंट कीजिए. लेट मी सी कितने लोगों का अंदाजा सही लगता है. मेरे काफी सारे फ्रेंड्स जो ये सुन रहे हैं, आई एम श्योर यू विल गेट इट. बट प्लीज पुट इट ऑन कमेंट्स. आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स. थैंक यू. मूविंग ऑन, लेट्स सी. जैसे मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था, मैं आपके सामने लाऊंगा कि कौन कितना स्पेंड कर रहा है. अकॉर्डिंग टू सिप्री डेटा 2024, SIPRI is SIPRI, the global agency, you can say, which has a lot of validation in the market in terms of the genuineness of defense spend data. SIPRI, right? SIPRI का 2024 का जो डेटा है वो कहता है अमेरिका स्पेंड करता है एक साल में $916 बिलियन. बस $1 ट्रिलियन ऑलमोस्ट दे स्पेंड एवरी सिंगल ईयर. हमारी ही $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है. एंड इमेजिन, हमारा 1/3 तो US सिर्फ डिफेंस में स्पेंड करता है. नंबर 2 चीन आता है उसके बाद. ऑलमोस्ट $300 बिलियन का स्पेंड, $296 बिलियन टू बी प्रिसाइज. सो चीन इज अ मेजर स्पेंडर इन डिफेंस, राइट. डिफेंस के टेक्नोलॉजी में, R&D में काफी स्पेंड कर रहा है. नंबर 3 है रशिया, $109 बिलियन से. नंबर 4 है भारत, $83 बिलियन से. अब आप सोचिए भारत और चीन के बीच में कितना फर्क है. इट्स ऑलमोस्ट 1/3. वी आर एट द 1/3 थ्रेशोल्ड ऑफ व्हाट चाइना स्पेंड्स टू. चाइना का जो बेसलाइन स्पेंड है डिफेंस पे, इट इज 3 times देन भारत एट $83 बिलियन. उसके बाद जापान आता है दोस्तों. जापान का स्पेंड है $50 बिलियन. जापान अभी छोटा है, बट अगेन एज आई सेड, जापान इज अ राइजिंग मिलिट्री इंटेंट कंट्री. जापान एक ताकत झोंकने की कोशिश कर रहा है और जापान इज सीरियसली इनसिक्योर्ड इन द रीजन. चाइना जापान का सेनकाकू आइलैंड जो ताइवान के नजदीक है उसको क्लेम करता है. एंड जापान हैज ऑलरेडी टोल्ड चाइना सम डेज बैक कि बस इफ यू अटैक ताइवान, वी आर गोइंग टू नॉट लीव यू. सो दैट्स अ सीरियस इंटेंट. अब ये 5 कंट्रीज दोस्तों डिफेंस के हिसाब से तो मैंने आपको जैसे बताया, पॉपुलेशन भी मैसिव है यहाँ पर. वी आर नंबर 1, चाइना इज नंबर 2, US इज ऑलमोस्ट लाइक 34 crores ऑफ पॉपुलेशन.
रशिया का ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं, जापान का ज्यादा है नहीं, बट इकोनॉमिकली, आफ्टर पॉपुलेशन, इकोनॉमिकली ऑल्सो these five countries are extremely important. You would say China, Japan, and China, Russia, and India, we would be almost like 60 to 65% of the global economy, right? Military की तो हमने बात कर ही ली. So we are all independent countries. Militarily, extremely high amount of concentration of defense activities. All these countries have naval bases, army bases everywhere globally. जापान का नहीं है, या जापान का है तो मैंने रिसर्च नहीं किया उस पर, टू बी ऑनेस्ट. बट यूएस का है, भारत का है, चीन का है, रशिया का है. वी आर all these four people have definitely have their bases around, right? इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये पांचों कंट्रीज अकेली खड़ी रह सकती है. ऑब्वियसली चीन और यूएस की तो अलग बात है, उसमें हम आते हैं. रशिया भी अलग है. रशिया का वैसे आप देखने जाए तो पेट्रोलियम और डिफेंस एंड मिलिट्री के अलावा उनका कोई इनकम स्ट्रीम ज्यादा है नहीं, उसको छोड़ दे तो थोड़ा बहुत टूरिज्म है. बट देन अदरवाइज रशिया solely earns on defense and what did I say? What's the first one? Defense and petroleum, right? But then what it also says is it is very, very independent country, right? Even with Japan technologically and capital funding के हिसाब से Japan is at par with the best. So Japan, all these five countries, including US, China, Russia, India, Japan, these are all independent in some ways, right? So they tread their own path. They don't follow somebody else and then simply copy paste them. No, they have their own path to follow, right? अगले चैप्टर की ओर चलते हैं. ट्रम्प चाचा की साइकोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी है कुछ, कोई आइडियोलॉजी है या नहीं है, या सिर्फ जो पावरफुल है, जो जिसके पास पावर है, बस उसी को आगे करना है? ट्रम्प का अगर आप देखें तो ट्रम्प इज नॉट ड्रिवन बाय आइडियोलॉजी, ट्रम्प इज ड्रिवन बाय ट्रांजैक्शंस. उसका वर्ल्ड व्यू बहुत ही सिंपल है. पावर है तो रेस्पेक्ट मिलेगा, पावर नहीं है तो मैं तुझे लेक्चर दूंगा, तुझे लेक्चर मिलेगा. इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, सो इंडिया को वो रेस्पेक्ट करता है एंड कोर 5 में इंक्लूड करता है. पाकिस्तान पावरफुल है नहीं तो पाकिस्तान को काफी लेक्चर दिया जाता है. हालांकि पाकिस्तान ने अपना एक नुइसेंस वैल्यू क्रिएट कर रखा है कि इंडिया को अगर टाइट करना है या इंडिया को कंट्रोल करना है तो यूएस यूजेस पाकिस्तान, just like US uses Israel in Middle East to control the Middle East countries. There is Taiwan to control China, right? There is somewhere North Korea to control South Korea. उनके मन में एक डर है, बस डर है, इसीलिए तो they will keep spending on defense. इंडिया डिफेंस के पीछे जाता क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान हमसे मिलिटरीली ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, इसलिए वी कीप स्पेंडिंग. व्हाई मिडिल ईस्ट कीप स्पेंडिंग? व्हाई मिडिल ईस्ट कीप्स अलाउइंग यूएस नेवल बेसेस एंड आर्मी बेसेस इन मिडिल ईस्ट? बिकॉज ऑफ इजराइल. उनको इजराइल से डर है, इसलिए वो यूएस को कहते हैं भाई तुम यहाँ आके रहो. हाँ, शिया सुन्नी का भी एक मुद्दा है. ईरान इज अ शिया डोमिनेटेड कंट्री, देयर आर सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज अदरवाइज, बट देन दैट इज नॉट द लार्जर मुद्दा. ये पीछे का खेल ये है. ट्रम्प के कुछ बिलीव्स है. मैं ट्रम्प पे इसलिए बात करूं क्योंकि ये कोर 5 का आइडिया ही ट्रम्प की दिमाग की उपज है, इसलिए ट्रम्प पे थोड़ा सा बात कर रहा हूं. ट्रम्प हमेशा यही मानता है कि माइट इज राइट. मैं अगर ट्रम्प हूं और मैं अगर यूएस का प्रेसिडेंट हूं तो मैं जो कहूंगा वही सही है. वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में परपेंडिकुलर का एक डायलॉग था, मैं पलपेंडिकुलर हूं और मैं तो बोलूंगा वही तलेगा, ये वही तलेगा, ये वही चलेगा. ट्रम्प का एक और बिलीफ है, हु पेज डिसाइड्स. जो पे करता है वो डिसाइड करता है व्हाट आई वांट टू बाय. इफ आई हैव अ बजट, इफ आई हैव माय पॉकेट स्ट्रांग, आई विल डिसाइड व्हाट टू डू. और ट्रम्प का एक तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि मैं दूसरों को सब्सिडाइज क्यों करूं, दूसरों के खर्चों को मैं क्यों पालूं. लुक एट यूरोप. नेटो में जैसे हमने देखा 68% स्पेंड अमेरिका करता है,
So suddenly Donald Trump ने क्वेश्चन किया कि why shall I keep spending? Why shall US keep spending to subsidize NATO? आप भी अपनी कंट्री का कुछ स्पेंड कीजिए. On an average, NATO countries spend only 2% of their GDP, while US spends 68%. तो डोनाल्ड ट्रम्प इज राइट इन क्वेश्चनिंग कि मैं क्यों तुम्हारा चाचा बनने जाऊं, चौधरी चाचा. राइट, यू आल्सो ब्रिंग इन. ट्रम्प की नजर में नेटो एक चैरिटी क्लब है. यूरोप एक डिपेंडेंट रीजन है. यूरोप ने नेटो के चक्कर में कभी खुद को डेवलप ही नहीं किया फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज द मिस्टेक दैट यूरोप हैज मेड, एंड यूरोप इज बेयरिंग द ब्रंट ऑफ इट. बट देन दैट्स दैट. अचानक बाइडेन के जाने के बाद ट्रम्प आता है, वो कहता है मैं क्यों उठाऊं तुम्हारा खर्चा भाई, मेरे खुद के देश के ऊपर 39 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा है. आप सोचिए, 36 ट्रिलियन डॉलर की उनकी इकोनॉमी है और उससे ज्यादा तो उनका कर्जा है उसके ऊपर. फनी सिचुएशन दैट यूएस इज इन. पता नहीं आज तक यूएस को क्यों ये बात रियलाइज नहीं हुई और डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको अच्छे से हाईलाइट किया. सो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. At least US has highlighted its problems. Whether they will work to improve it, मुझे नहीं पता. US में वो इंटेंट है भी या नहीं, वो भी मुझे अभी क्लियर नहीं दिख रहा है. But yes, at least US has acknowledged, या Donald Trump has acknowledged कि $39 trillion of debt, which is more than their GDP, is a problem. ट्रम्प एक और चीज मानता है, ग्लोबल पॉलिसिंग. ट्रम्प ने एक और चीज कहा कि मैं ग्लोबल पॉलिसिंग नहीं करूंगा. ग्लोबल पॉलिसिंग का मतलब क्या है दोस्तों? हर एक के फटे में पैर डालना. ये यूएस की आदत थी. यूएस हर एक के फटे में पैर डालता था. यूएस कहीं ना कहीं दूसरों के प्रॉब्लम्स को एम्पलीफाई करता था, दूसरों के प्रॉब्लम्स को फंड करता था. यूएस की कंपनीज ने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 फंड किए हैं, एंड दैट इज हाउ दे हैव बिकम द चाचा ऑफ दिस वर्ल्ड. चाचा चौधरी वो बने कैसे? राइट. यूएस ने अचानक ये डिसाइड किया कि मैं दूसरों के फटे में पैर नहीं डालूंगा. क्यों? रेफर माय लास्ट पॉइंट, $39 ट्रिलियन डेट, जिसके ऊपर अपने ऊपर $39 ट्रिलियन का कर्जा है. वो ऑब्वियसली दूसरों के फटे में पैर डाल के अपने और कर्जे बढ़ाएगा नहीं. राइट. $1 ट्रिलियन को उनको इंटरेस्ट देना होता है, मोर देन $1 ट्रिलियन साल का. दैट्स अ ह्यूज सम. राइट. Defense funding, as I said, from a NATO perspective, 68%, and then European states का जो spend है वो 2% है NATO में, which is a major, I would say, एक tilt है US की तरफ, and उस tilt को US हटाना चाहता है. Moving on, other point is power versus agreement. Let's take the case of India versus China in this. इंडिया और चाइना के बीच में 5 अग्रीमेंट हुए हैं. 1993, 1996, 2005, 2012, 2013, और फिर हुआ क्या 2020 में गलवान और 2017 में डोकलाम. ये दोनों इंसिडेंट हो गए और चीन ने साबित क्या किया कि भैया अगेन माइट इज राइट. मैं तेरे से बड़ा हूं तो तुम मेरे कहने पे चलेगा. मैं डोकलाम कर दूंगा, मैं गलवान कर दूंगा. हालांकि दोनों में भारत ने अच्छे से ठोका है चाइना को, और एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी दिया कि बस हमसे पंगा ना ले, तो बड़ा होगा, एंड वी एक्नॉलेज कि यू आर बिग, बट हमसे पंगा ना ले. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, डिस्पाइट हैविंग नोन कि मेरे तेरे साथ इतने एग्रीमेंट्स हैं, 93, 96, राइट, 2013 तक मैंने तेरे साथ जो एग्रीमेंट्स किए हैं, मैं उसे फाड़ के फेंक दूंगा एक डस्टबिन में, एंड आज से वो एग्रीमेंट होगा जो मैं कहूंगा मैं मानूंगा. दिस इज व्हाट चाइना हैज डन विद इंडिया. राइट. पावर डिसाइसिव बन के इंडिया को आंख दिखाना, हर बार हर चीज में परेशान करना. चीन ने भारत के अरुणाचल पे कमेंट किया है अभी हाल ही में. एक लेडी को परेशान करके रख दिया उसने, एंड वो कहता है कि ये हमारी स्टेट पॉलिसी है, अरुणाचल हमारा हिस्सा है, साउथ तिब्बत है. हालांकि इंडिया ने भी रेस्पॉन्स दिया, बट अगेन वी वर वेरी रिएक्टिव. राइट.
We need to be more assertive, and we need to bat a little more on the front foot with China. Right? इसमें एक what is the lesson that we are trying to learn of this? कि agreements तभी तक वैलिड होते हैं जब तक पावर बैलेंस मेंटेन हो. अगर पावर बैलेंस मेंटेन नहीं है, देन बस आप डिपेंडेंट हो मेरे पे, मैं ऐसे ही आपके साथ खेल करता रहूंगा. Allow me just 1 minute. There is something on my laptop. Yeah, seems to be कि this is solved. Let me do one final check. Just hang on with me. Just have some patience. Thank you so much. Yeah, seems this is working fine now. Yeah, again, so agreements. Coming back, agreements तब तक वैलिड होते हैं दोस्तों जब तक पावर बैलेंस मेंटेन हो. agreements तब इनवैलिड हो जाएंगे जब पावर बैलेंस टिल्ट हो जाएगा. रशिया की तरफ देखिए, यूक्रेन में वो घुसा क्यों? क्योंकि वो जानता है मैं एक मेजर पावर हूं. नाउ कंपेयर दिस एग्जांपल विद इंडिया. क्या हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को उन्हीं के भाषा में जवाब देते हैं? नहीं देते. अब हम क्यों नहीं देते? व्हाई वी आर सो लैक्स्ड? आलसी हैं क्या हम? मुझे नहीं पता, बट हम लोग नहीं जवाब देते उनको. बांग्लादेश से हादी करके जो बंदा था, जो जिसके काफी सारे फॉलोअर्स भी थे सोशल मीडिया पर, ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वो ओपनली धमकी देता था कि भारत के 7 सिस्टर्स को हम ले लेंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, जो उनका ख्वाब है. कोलकाता में बाद में स्टेटमेंट दिया कि कोलकाता में हम घुस जाएंगे, 20 करोड़ बांग्लादेशी और कोलकाता को हड़प लेंगे. डिड वी एवर रेस्पॉन्ड? डिड वी एवर से कि बॉस व्हाट आर यू सेइंग? डिड वी एवर समन यूनुस? डिड वी एवर समन बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को? आई थिंक आज एक समन गया है. बट देन व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? ये सारी बातें उनके देश में उठती हैं और हम रेस्पॉन्ड तक नहीं करते. अभी ठीक है, नीचे रिएक्शन नहीं देना, बट एक आध बार तो बोल दो यार. या बोला होगा तो मुझे नहीं पता, इट डज नॉट कम आउट. एंड लुक एट रशिया. रशिया ने क्या किया? रशिया वाज वेरी क्लियर, इफ नेटो कम्स टू माय नेबर, दैट इज यूक्रेन, यू विल हैव इट फ्रॉम मी. एंड दैट इज व्हाट रशिया डिड. रशिया ने जो इन्वेजन किया, मैं ये तो नहीं कहता कि रशिया ने सही किया, नो. In today's age, you cannot invade any country. But Russia had enough. रशिया कई सालों से कह रहा है कि, एंड यूएस के साथ एक एग्रीमेंट भी हुआ था यूएसएसआर के टूटने के बाद 1990s में कि NATO will not spread to Russian shores now that we are broken. हमको सेटल होने दो और आप यहाँ तक नहीं आओगे. बट नो, रशिया ने फिर यूएस ने फिर भी नेटो को एक्सपांड करता रहा. बहुत सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को नेटो के अंदर ले आया वो. सो यूएस की भी गलती है इसमें, राइट? उसके बाद रशिया के बाद आप चाइना का एग्जांपल देखिए. चाइना इज एक्सट्रीमली असर्टिव इन साउथ चाइना सी. चाइना के तो मेरे ख्याल से 25 प्लस देशों के साथ पंगे हैं साउथ चाइना सी, इंक्लूडिंग फिलीपींस, इंक्लूडिंग सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया. मैंने आपको सिंगापुर आइलैंड्स का एग्जांपल दिया, ताइवान. China is assertive. Again, we should question ourselves. Are we assertive enough? क्या हम बोलते हैं ग्रेटर भारत, अखंड भारत की हम जब बात करते हैं तो हमारे देश का जो 0.5 है, क्या कहूँ, पाकिस्तान को 0.5 वही उछलने लगता है कि देखो देखो हम तो एक्सपेंशनरी मोड कर रहे हैं. और कौन नहीं करता एक्सपेंशनरी मोड? हम अगर कर रहे हैं तो हम कहां से गलत हो गए? रशिया इज इन एन एक्सपेंशनरी मोड. चीन always eyes other countries lands. हम क्यों नहीं भाई? हमने क्या मुखौटा पहना है? हमने क्या धर्म करने का ठेका लिया है? सही करने का ठेका लिया? बॉस, let us be assertive, and it's time we become assertive. If we want to say we want the third largest economy, we should also be a little more assertive. शांत बैठ के नहीं चलने वाला. फोर्थ टॉपिक, भारत एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्यों है? हम
जैसे मैंने पहले कहा आपसे, हम फायर है एंड हाउ इज इट, हम एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस है, जिस पेशेंस की अभी मैंने बात की विद रेफरेंस टू बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, एंड एक पैनिक नहीं आने देते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, टैरिफ का प्रेशर है बहुत ही भयंकर, 50% टैरिफ लगा देंगे, मार्केट्स गिर गए। काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने भारत में कहा कि बॉस दिस इज गोइंग टू एक्सट्रीमली हाईली इम्पैक्ट अस, बट उसका प्रेशर आप देखिए सरकार पर क्या था। सरकार वॉज वेरी वेरी काम, एक्सट्रीमली काम, राइट। आपको जो टैरिफ लगाना है आप लगाओ। आप 50 नहीं 500% भी टैरिफ लगा दोगे मेरे पे, तो जो 25% टैरिफ ने डैमेज कर दिया है उससे ऑलरेडी मेरा गुड्स महंगा हो चुका है। आई एम नो मोर कॉम्पिटिटिव। सो आप 500 क्या 5000% भी लगाओगे तो भी वो उतना ही रहने वाला है। तो लगाओ और टैरिफ लगाओ। सो वी डिड नॉट गो अंडर टैरिफ प्रेशर। ट्रेड नेगोशिएशंस अनदर एग्जांपल, लुक एट पीयूष गोयल्स स्टेटमेंट्स। पीयूष गोयल को जब पूछा गया कि दिस इज द डेडलाइन, दिस इज व्हेन इंडिया नीड्स टू कंप्लीट द ट्रेड नेगोशिएशंस, ही वाज वेरी क्लियर, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट अंडर एनी डेडलाइन। ट्रेड नेगोशिएशंस तब होगा when both the parties sit together and decide that yes, these are the terms under which we want to work. So hats off, that's the right thing to do. And उसी को देखकर कहीं ना कहीं यूएस ने ये सोचा है कि हाँ भाई, भारत अभी प्रेशर में नहीं आ रहा है एंड ट्रेड नेगोशिएशंस में भी नहीं टूट रहा है, राइट। सो that's a great sense of maturity that India has displayed. Border provocations, मैंने आपको कहा बांग्लादेश को लेकर, पाकिस्तान क्या था, आसिम मुनीर क्या था, भारत में हमला पूर्व से होगा, हमारे पूर्वी पाकिस्तान से। सो ये सारी चीजें हैं जो हमको प्रोवोक कर रही है, बट वी आर स्टिल शोइंग रेस्ट्रेंट। पब्लिक में पैनिक नहीं है, एक दूसरा पॉइंट। पीपल आर आल्सो वेरी चिल्ड। अब चिल्ड कैसे है? पहलगाम अटैक हुआ तो लोगों ने कहा मारो मारो मारो, पाकिस्तान को ठोको। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, बहुत अच्छी बात है, 4 दिन में बंद हो गया। हमने हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो हमने उसे स्टॉप कर दिया, फैंटास्टिक। पब्लिक पैनिक नहीं है जब मैं ये कहता हूं। आप ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की जगह आज देखिए क्या है। दिल्ली में बम धमाके होते हैं, 15+ लोग मर जाते हैं, 20 से ज्यादा इंजर्ड हैं अभी भी। भारत का रिस्पॉन्स क्या है? हमने हमारे इंटरनल 0.5 वाले जो हैं, अगेन पता नहीं मैं उसे पाकिस्तान कहूं या ना कहूं, बट हमने वहां पर अपनी इंक्वायरी शिफ्ट कर दी है। अल्फला के पूरे नेटवर्क को ओपन करके रख दिया है, उसमें कितने कंट्रीज का हाथ है अभी तक पता नहीं है। आई थिंक इन्वेस्टिगेशंस आर स्टिल गोइंग ऑन, बट व्हाट वी नो सो फार इज कि टर्की का उसमें हाथ आया, बांग्लादेश तो है, एंड पाकिस्तान ऑब्वियस। हमारे 95% सोशल प्रॉब्लम्स का गुनहगार तो पाकिस्तान ही है। So these all things are coming out, and let's see where the investigations take us. So people are also pretty chilled. That's why I said they are not harakiring into anything. They are not rushing into anything. They are allowing the government to complete their negotiations because the जनता इंडियन गवर्नमेंट के यहाँ जब ये निकल के आएंगे बाहर, इंक्वायरी खत्म होगी, सारे कंट्रीज का नाम आएगा एंड उसमें से पकड़ पकड़ के धोया जाएगा एक एक को, राइट। इसलिए मैं कहता हूँ आजकल पुष्पा बने हुए हैं, हम फायर हैं, फ्लावर नहीं, राइट। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे को, व्हाई यूरोप इज आउट एंड जापान इज इन। आपको मैंने एक शगुफा छोड़ा था थोड़ी देर पहले कि आप बताइए मुझे कि विच इज द कंट्री और रीजन विच इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर 5। इट इज ऑब्वियसली यूरोप, बट जस्ट इमेजिन एक यूरोप जैसा कॉन्टिनेंट डोनाल्ड ट्रम्प के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। हाउ इज दैट ऑन अर्थ पॉसिबल? क्या ये जो बाइडेन के टाइम पर पॉसिबल होता? क्या ये ओबामा, बरकत हुसैन ओबामा के टाइम पे पॉसिबल होता? नो, बट दिस इज रियलिटी ऑफ टुडे विच डोनाल्ड ट्रम्प इज अ वेरी रियलिस्टिक काइंड ऑफ अ पर्सन, इस मामले में एटलीस्ट। यूरोप का अगर आप प्रॉब्लम देखो तो उसके दोस्तों 2-4 प्रॉब्लम्स हैं। उसका सिक्योरिटी आउटसोर्स है नेटो की तरफ,
पॉलिटिकली इट्स अ वेरी वेरी फ्रेगमेंटेड रीजन. मिलिट्री में उसको स्पेंड नहीं करना है. दे आर एब्सोल्युटली हेजिटेंट ऑन स्पेंडिंग इन मिलिट्री, राइट. अगर आप देखने जाएं तो यूक्रेन वॉर ने पूरा एक्सपोज करके रख दिया यूरोप को. यूरोप फंड तो करता था लेकिन फाइट नहीं करता था. बड़ी विडंबना है कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा लेकिन तू लड़. अब जो लड़ नहीं सकता उसकी सुनेगा कौन? एक टाइम बाद तो कोई नहीं सुनेगा. भाई तेरा पैसा तेरे पास रख, मुझे नहीं लड़ना. अगर यूक्रेन में फटीग आ गया और कहा कि भैया ले ले, मेरी 20 नहीं 30% जमीन ले ले, मुझे छोड़, यूरोप तू अपना पैसा तेरे पास रख, मुझे कुछ नहीं करना है. व्हाट हैपेंस टू यूरोप? उसका तो पूरा पैसा बर्बाद हो चुका है. जापान का अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा अलग, यूरोप से थोड़ा अलग जापान की तरफ जा रहा हूँ, बिकॉज जापान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एंटायर सेटअप पर्सपेक्टिव. जापान ने अपना डिफेंस बजट डबल कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल री इंटरप्रिटेशन किया है और इंडो पैसिफिक में अलाइनमेंट किया है. लुक एट द पार्टनरशिप दैट जापान इज ट्राइंग टू हैव विद इंडिया, एंड दैट इज टू काउंटर चाइना समवेयर, राइट. सो इंडिया एंड चाइना वर्किंग जॉइंटली इज अ वेरी वेरी गुड prospect from an Indo-Pacific perspective. Of course, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ऑस्ट्रेलिया के लेकिन अपनी मजबूरियां हैं in terms of handling चाइना. चाइना एक काफी ज्यादा डिपेंडेंट है वो from a supply chain perspective, right? जापान का एम क्या है? जापान सोच रहा है मैं अगले 3 साल तक 2% of GDP, my GDP, Japanese GDP should be on defense spending. So that's a great thing. ग्रेट थिंग इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया हैज सम रियली रियली गुड वेपन्स अप इट्स स्लीव्स. एंड मेरे जापानीज भाइयों, इंडिया की तरफ आप देखिए, पिनाका मिसाइल्स, तेजस, लीज सेट बेटर, बट तेजस ऑन इट्स ओन इज अ गुड एयरक्राफ्ट. अगर वो जी के इंजन के चक्कर में ना फंसता, एचएएल का ऑर्डर जी को नहीं जाता, एंड हैड वी बिन HAL been a little more foresighted and maybe sign an agreement with Safran of France, which we are doing now, Tejas would have been a completely different story. But we have very good missiles, uh, um, BrahMos, Pinaka. So these are all good things that we have, and we should look to sell it to Japan now that Japan has decided to increase its military spend. जापान अपनी काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज भी इंक्रीज कर रहा है 2027 तक. तो जैसा मैंने कहा, पिनाका एंड ब्रह्मोस, देयर यू गो, हैव अ गुड फ्यूचर इफ यू थिंक ऑफ बाइंग फ्रॉम इंडिया. उसी तरीके से आप अगेन कमिंग बैक टू व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प इज थिंकिंग, जापान एक क्रेडिबल फोर्स है आज की दुनिया में, इसीलिए जापान को इंक्लूड किया है. और यूरोप क्योंकि डिपेंडेंट है, लंगड़ा है, उसको हटा दिया गया है. उसको दूध में से मक्खी की तरह यूरोप को निकाल के फेंका है, सॉरी, अनफॉर्चुनेटली. अब दोस्तों, हमारे फाइनल सेगमेंट की तरफ आते हैं. ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, ये दिख कैसे रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस आए हैं, रूल्स में चेंजेस आए हैं, नॉर्म्स में चेंजेस आए हैं. इंस्टीट्यूशंस में पहले ब्रिटेन वुड्स होता था, वर्ल्ड बैंक निकल के आया है, राइट. जो पहले रूल यूरोप लिखा करता था या इंग्लैंड लिखा करता था, उसको अमेरिका ने लिखना शुरू किया. हालांकि अमेरिका भी अब धीरे धीरे पतन की तरफ है, एंड दैट इज वाई अमेरिका पूरी तरह खत्म ना हो जाए, इसीलिए अमेरिका ने सोचा मैं आज जो पावरफुल कंट्रीज है मैं उनका एक समूह बनाता हूँ. दैट इज वाई दिस कोर 5 कम्स इन: इंडिया, रशिया, जापान, चाइना एंड यूएस. दैट इज वेरी यूएस थिंग्स और डोनाल्ड ट्रम्प थिंग्स, बिकॉज ये सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म हो चुके हैं. वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू से कि वी विल रिवोल्यूशनाइज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 कंट्रीज है वो तो बाबा आजम के जमाने से बैठे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से, राइट. यूके, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड यूएस. इज दैट द रियलिटी? हाउ इज फ्रांस इवन डिजर्विंग टू कम टू हैव अ सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? सेम विद यूके. यूके और फ्रांस को हटा के आप यूरोप से किसी और कंट्री को दे दो, मे बी अलाउ जर्मनी टू कम इन.
allow India to come in the permanent UN Security Council, allow African Union to come in. It's a very very important continent. और आपने इन सबको दूर रखा और वही चौधरी बैठे हुए हैं पहले से चौपाल पे, राइट। आज का इमर्जिंग ऑर्डर है क्या दोस्तों? सो जस्ट टू समराइज, पावर, कैपेबिलिटीज, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ऑल दिस कंट्रीज हैव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, राइट। इंडिया अगर आप देखने जाएं इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया इज नॉट ऑप्शनल, इंडिया एक सेंट्रल पिलर है, एंड दैट इज वेयर वी हैव आवर स्ट्रेंथ, राइट। आज क्लियर है कि हम लोग मॉरलिटी भी तो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ को रेस्पेक्ट कर रही है, वो मिलिट्री स्ट्रेंथ हो सकती है, डिप्लोमा, सो लेट्स से इट्स अ डाइम कंसेप्ट, डाइम, डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस, मिलिट्री एंड इकोनॉमी, राइट। डाइम में जो भी स्ट्रांग होगा दे विल मार्च अहेड। आज जो सिर्फ एडजस्ट करके चल रहे हैं उनके लिए ग्लोबल टेबल पर कुर्सी होने ही नहीं वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। हम आज का टॉपिक यही एंड करेंगे। लाइक कीजिए हमारे इस सेशन को अगर आपको पसंद आए तो। मिलेंगे हमारे किसी और एक और इंटरनेशनल इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जय हिंद, भारत माता की जय।